नमस्कार, साधना प्लस देख रहे हैं आप। बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। रात में पप्पू यादव को लाया गया मधेपुरा कोर्ट। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पप्पू की पेशी, न्यायिक दंडाधिकारी ने रिमांड टू जेल का दिया आदेश। मुंगेर जिला प्रशासन सड़क पर उतरी और बेवजह घूमने वाले पर कराई उठक बैठक। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दुकानदार पर की सख्त कार्रवाई। बक्सर में दर्जनों की संख्या में बहाली हुई लाशें और सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है वीडियो। नाविक और कहा कि पुलिसकर्मियों ने कहते हैं काम किया। और हजारीबाग में सीमा सुरक्षा बल ने किया नेक काम। सदर अस्पताल में स्टॉल लगाकर मरीजों के परिजनों को खिलाया खाना। कहते हैं रहेंगे करते रहेंगे मदद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। झारखंड में कोरोना वायरस संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए हेमंत सरकार लगातार कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में सीएम हेमंत सोरेन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंत्री, सांसद और विधायकों से बातचीत की है। इस दौरान सीएम कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लेकर कई अहम सुझाव दे रहे हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं रांची, जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सांसदों, विधायकों के साथ बात कर रहे हैं। हिसाब से वो दवा शुरू कर सकते हैं। तो अगर हम ऐसा कर सकते हैं, सरकार अगर इस प्रकार की सुविधा करे मोबाइल वैन के माध्यम से, तो टेस्ट भी बढ़ेगा और किट भी सुविधाजनक तरीके से मिल जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि पिछली बार भी हमने आपसे आग्रह किया था कि बोकारो में आरटीपीसीआर जो लैब है वो अविलंब स्टैब्लिश्ड हो जाए। तो जो आरटीपीसीआर लैब स्टैब्लिश हो जाए बोकारो में, जिससे जांच का दायरा हमारा बढ़ जाए। और कई बार हम लोग सुन रहे हैं कि बोकारो में आरटीपीसीआर लैब स्टैब्लिश होगा, लेकिन अभी तक आरटीपीसीआर लैब स्टैब्लिश होने की तरफ कोई सकारात्मक रूप देखने को नहीं। मेरा आपसे आग्रह है कि अविलंब आरटीपीसीआर लैब बोकारो में स्टैब्लिश करा दें, क्योंकि बोकारो से जो सैंपल रांची जाता है वो कम से कम 8-10 दिन लग जा रहा है और तब तक संक्रमण बहुत फैल जाता है। मैं आपसे एक और आग्रह करता हूं कि जो ट्रूनेट की जांच की सुविधा है उसे ज्यादा से ज्यादा बढ़ाई जाए। जितना ज्यादा जांच हम ट्रूनेट के माध्यम से करा देंगे, संक्रमण उतना ज्यादा हम रोक सकते हैं। आपसे एक और आग्रह करता हूं मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की जो हाई फ्लो नेजल ऑक्सीजन मशीन है, यंत्र है, उसे कम से कम 25 बोकारो में हम स्थापित कराएं जल्दी से जल्दी, ताकि आज के समय में जो विशेषज्ञ हैं वो मानते हैं कि कोविड पेशेंट के लिए वेंटिलेटर बहुत आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो HFNO मशीन है उसकी बहुत आवश्यकता है। इसलिए कम से कम 25 मशीन की सुविधा बोकारो जिला प्रशासन को जरूर मिले, ताकि उसका हम लोग सदुपयोग करा सकें। एक मैं आपसे आग्रह करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी और कि मैन पावर की बहुत कमी है और जो पैरामेडिकल स्टाफ या नर्सेज को बहाल करना है टेम्पोररी रूप से भी, तो क्यों ना राज्य सरकार, क्यों ना माननीय मुख्यमंत्री जी आप जिला प्रशासन को निर्देश दें, डीसी को यह अधिकार दें, क्योंकि पुराने दर पर कोई काम करने को तैयार नहीं है। कई बार मैं भी अपने स्तर से मैंने बात किया उन लोगों से, तो वो कोविड के दौर में पुराने रेट पर काम करने को तैयार नहीं है। तो डीसी को यह अधिकार दिया जाए कि डीसी साहब निगोशिएशन करके बात करके, क्योंकि मैन पावर आज सबसे ज्यादा आवश्यक है, यह अधिकार अगर डीसी को मिलेगा तो शायद इसका लाभ हम लोग को मिल सकता है। इसके अलावा मैं आपसे आग्रह करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी की जो 18 साल से लेकर 44 साल तक की उम्र के जो लोगों को टीकाकरण करना है, उसमें उसका सेंटर काफी मात्रा में बढ़ाया जाए, क्योंकि अचानक लोड बढ़ेगा तो अफरा तफरी का आलम हो जाएगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा सेंटरों पे अगर हम इसकी जांच इसका अगर हम वैक्सीनेशन की सुविधा अगर हम कराएंगे तो इससे हम लोग को बहुत लाभ मिलेगा। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर है, तो ऑक्सीजन सिलेंडर में आज भी ये उसका रेगुलेटर है अथवा नोजल है या जो भी उसके पार्ट्स है, उसकी बहुत कमी देखने को मिल रही है। जितनी जल्दी से जल्दी अगर उसके पार्ट्स अगर अवेलेबल हो जाए तो वो बोकारो में मरीजों के लिए काफी अच्छा रहेगा। इसके अलावा मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि जो DRDO ने जिस दवाई को अप्रूव किया है 2-deoxy-D ग्लूकोज,
अगर ये इसकी उपलब्धता हो जाती है, DRDO ने जो जिस दवाई की को मान्यता दिया है उसकी अगर उपलब्धता हो जाती है तो रेमडेसिविर के साथ साथ उस दवाई की भी यहाँ उपलब्धता कराई जाए बोकारो में, ताकि मरीजों को उसका लाभ मिल सके। मैं इस अवसर पर एक आपसे विशेष रूप से निवेदन करते हुए, क्योंकि पता नहीं कोरोना कब तक चलेगा या कोई कह नहीं सकता है, मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि जल्दी इससे हम लोग निपटे। लेकिन आज अगर हम लोग आज माननीय मुख्यमंत्री जी आप अपने प्रयत्न से 1000, 1200, 1500, 2000 बेड बोकारो जिले में आप लगवा देंगे, लेकिन डॉक्टर्स कहाँ से लाएंगे, इसलिए पारा मेडिकल स्टाफ कहाँ से लाएंगे। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि सेल ने जो जमीन 25 एकड़ सेक्टर 12 में दिया है मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए, मैं बहुत ही विनम्रता पूर्वक आपसे आग्रह करता हूँ कि मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए मार्ग प्रशस्त किया जाए, आपके द्वारा उस पर पहल किया जाए, ताकि आने वाले समय में जो डॉक्टर्स की कमी हो रही है डॉक्टर्स की कमी नहीं हो। साथ ही जो छोटे छोटे जिले हैं वहां पर पारा मेडिकल ट्रेनिंग कॉलेज शुरू हो जाए, नर्सिंग कॉलेज शुरू हो जाए, वहां पे हम पारा मेडिकल स्टाफ और नर्सिंग स्टाफ की हम आने वाले समय में काफी संख्या में हम बहाली कर सकें। मैं फिर से आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने हम लोग को बुलाकर हम लोग के विचार दिए हैं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा माननीय विधायक टुंडी श्री मथुरा प्रसाद महतो जी से कि अपने विचारों को 3 या 4 मिनट के दायरे में रखना चाहेंगे। माननीय विधायक टुंडी। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ मतलब आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही है। जोहार जोहार सर। हाँ जोहार सर, जोहार जोहार। सबसे पहले तो आपको और आपके पूरे सरकार को बहुत बहुत बधाई। आपने पहला चरण में भी एक बैठक इस तरह का बुलाया था और आज फिर द्वितीय चरण का भी बैठक आपने आयोजन किया है और इस बैठक में शामिल हमारे सभी माननीय सांसदगण, हमारे सभी विधायकगण, सभी पदाधिकारीगण, माननीय मंत्रीगण। मुख्य रूप से हमारा ये सुझाव होगा कि ग्रामीण क्षेत्र में इस बार के जो कोरोना के बहुत सारे केसेस ग्रामीण इलाका में हो रहा है, तो उस ऐसे परिस्थिति में प्रखंड स्तर का जो PSC, CHC का जो भी डॉक्टर थे उसको जिला मुख्यालय बुला लिया गया। ऐसे परिस्थिति में उस ग्रामीण क्षेत्र में किसी भी तरह का रोगी का इलाज नहीं हो पा रहा। इसलिए मेरा सुझाव होगा कि जो प्रखंड स्तर में रेफरल अस्पताल है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, जैसे तो चांची में है, टुंडी में है, इस सब में कहीं निश्चित रूप से ऑक्सीजन युक्त कम से कम 20 बेड का व्यवस्था होना चाहिए, ताकि लोगों को जिला मुख्यालय आने में दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। क्योंकि धनबाद जिला एक ऐसा जिला है जहां पर गिरिडीह जिला, आपका जामताड़ा जिला, इस सब से भी काफी संख्या में पेशेंट यहाँ आता है और जिसके चलते उपायुक्त धनबाद भी काफी मेहनत किए हैं और अभी सदर अस्पताल में भी ऑक्सीजन युक्त कई बेड बढ़ा है। लेकिन परंतु ग्रामीण क्षेत्र में बहुत कमी है और इस बार ग्रामीण क्षेत्र में भी कोरोना से लोग प्रभावित हैं। इसलिए कम से कम जन जागरण अभियान के तहत हम लोगों ने भी बहुत प्रयास किया। आपने देखा किस तरीके से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सांसद और विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं और इस दौरान कोरोना महामारी को लेकर किस तरीके से इस पर रोक लगाया जा सके और किन किन व्यवस्थाओं की जरूरत है, इस पर चर्चा की गई है। चलिए बढ़ते हैं आगे। रात लगभग 10 बजे 30 से ज्यादा गाड़ियों के काफिले के साथ पप्पू यादव को मधेपुरा कोर्ट लाया गया और रात 11 बजे मधेपुरा सिविल कोर्ट में खोला गया। कोर्ट के कर्मचारी और कार्यालय पहुंचे, जहां से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से पप्पू की पेशी हुई और जिससे पप्पू ने कोर्ट के सामने अपनी बीमारी का हवाला देते हुए बेहतर स्वास्थ्य सुविधा की मांग की है। पप्पू की पेशी को लेकर बड़ी संख्या में जगह जगह पुलिस बल की तैनाती की गई है। फिर भी सैकड़ों समर्थक रात के अंधेरे में जगह जगह डटे दिखाई दिए। वहीं न्यायिक दंडाधिकारी सुरभि श्रीवास्तव ने वीडियो
कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूर्व सांसद को रिमांड टू जेल को पक आदेश देते हुए 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में बीरपुर के जेल भेज दिया है और बेहतर इलाज के लिए व्यवस्था की गई है और आदेश भी दिया गया है, जिसके बाद रात के करीब 12 बजे प्रशासन ने उन्हें बीरपुर जेल लेकर चले गए हैं। सवाल उठता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का आदेश है। ऐसे कोरोना के समय में कोई वारंट या कोई इस तरह की जो अनरिलीवेबल केसेस हैं जिसकी जरूरत नहीं है, उसमें ना वारंट निकाला जा सकता है और ना किसी भी परिस्थिति में आप जेल भेज सकते हैं। तो सारे दरअसल में इसमें मेडिकल माफिया, जो कुछ गलत नर्सिंग होम वाले मालिक हैं, लोग हैं, अच्छे डॉक्टर को छोड़ के, और इसमें कुछ मंत्री इन्वॉल्व हैं बहुत ज्यादा। और जब कोई केस नहीं मिला तो पुराना 32 साल का एक केस जिसमें बेल टूटा हुआ है। बस सिर्फ मैं इतना कहूंगा कि कई बड़े माफियाओं की मिली भगत। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए साधना प्लस। रामकृष्ण मिशन अस्पताल रांची में सेवा का एक सर्वोत्तम संस्थान। 7 दशकों से रामकृष्ण मिशन सैनिटोरियम में सभी बीमारियों का आधुनिक पद्धति से सस्ते दर पर इलाज। अस्पताल में अनुभवी डॉक्टर और कुशल नर्सें रखेंगी आपका विशेष ख्याल। सभी आधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों से लैस 24/7 है सेवा में समर्पित। रामकृष्ण मिशन अस्पताल, खूंटी रोड, तूपुदाना, रांची, जिसका सेवा ही परम धर्म है। आंख अनमोल उपहार है। आंखों से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी को आप हल्के में न लें। आपको आपकी आंखों के इलाज के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप सीधे चले आए किरण नेत्रालय, जहां आधुनिक मशीनों से आपकी आंखों का सफल इलाज किया जाता है। यहां पावर चश्मा भी उचित मूल्य पर उपलब्ध है। नर सेवा ही नारायण सेवा के संकल्प के साथ खुला किरण नेत्रालय बरौनी के लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। हमारा पता है किरण नेत्रालय सेवा समिति, फुलवरिया बाजार, कैरीबारी दुर्गा स्थान के निकट, बरौनी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को खतरे के देखते हुए बिहार सरकार ने 15 मई तक लॉकडाउन लगाया है, जिसको लेकर मुंगेर जिले प्रशासन सड़क पर उतरकर लोगों से नियमों का पालन करवा रही है और बेवजह घूमने वालों से उठक बैठक करवा रही है। वहीं बीते दिनों लॉकडाउन के उल्लंघन करने पर पुलिस ने दुकानदारों पर सख्त कार्रवाई की है और दुकानों को सील किया है और नियमों का पालन करने की हिदायत भी दी है।
कोरोना संक्रमण के दौर में जिला प्रशासन आपको बता दें कि लॉकडाउन का पालन करने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। वहीं दूसरी ओर लॉकडाउन होने के बावजूद शराब तस्कर कालाबाजारी करने के लिए दिन रात लगे हुए हैं। इसके खिलाफ कार्रवाई करने पर पुलिस को भी निशाना बना दिया जाता है। और एक ही घटना सुपौल से सामने आई है, जहां सदर बाजार में मेला रोड के देर रात पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की और शराब कारोबारियों को पकड़ने के लिए सदर थाना अध्यक्ष विनोद कुमार सिंह अपने दल बल के साथ पहुंचे। तभी शराब कारोबारियों ने पुलिस जवान पर हमला कर दिया। वहीं स्थिति को बिगड़ता देख एसडीएम मनीष कुमार, एसडीपीओ कुमार इंद्र प्रकाश दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और 20 लीटर शराब के साथ 2 शख्स को गिरफ्तार किया गया है। एसडीपीओ कुमार इंद्र प्रकाश ने कहा कि शराब तस्करी की गुप्त सूचना पर छापेमारी की गई है। 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किए जाने पर लोगों ने विरोध किया, जिससे कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। सूचना मिली थी तो थाना से रेड किया गया है। उसमें 20 लीटर शराब और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के क्रम में जो है थोड़ा विरोध किया गया, जैसे कि उसके बाद जो है पुनः जो है आकर के छापेमारी किया गया है। आगे फिर हम लोग कार्रवाई करेंगे। बक्सर के गंगा में एक साथ दर्जनों की संख्या में शव बहती हुई पाई गई है, जिससे अब कई तरह के सवाल खड़े हुए हैं। सवाल है कि एक से शव कहां से आई है और इतने सारे शव कहां से आई है, ये बहुत बड़ा सवाल है। साथ ही जानकारी के मुताबिक घाट के किनारे एक नाविक को कुछ लोगों ने गंगा में शवों को बहाते देखा है, जिस पर नाविक का कहना है कि उनके पुलिसकर्मियों के कहने पर अपनी नाव में से 6 शवों को बांधकर गंगा में बहाने का काम किया है। यहाँ तो बहुत, यहाँ देखिए, यहाँ पर यहाँ 5 गाड़ी आए थे साहब। नहीं, तुमको कौन बोला? 5 गाड़ी छोड़ो, तुमको कौन बोला है? यहाँ सब चौकी वाला साहब है, चौकी वाला बोला। 12 चौकी वाला बोला। तो अभी तक कितना लाश को तुम नदी में ले गए? अभी फिलहाल आए हैं, 6 लाख बिके हैं। 6 लाख बिके हो? जी सर। बीच नदी में? जी सर। अच्छा, अभी तो फिल्म बिकने से पहले आप लोग आ गए हैं? मैंने बाकी जितना लाश है उसको भी बिकना है? हाँ। कोरोना का कहर जहां तेजी से बढ़ रहा है, वहां बक्सर की ये तस्वीर जहां पर गंगा में एक साथ दर्जनों की संख्या में शव बहती हुई पाई गई है और जिससे अब तक कई सवाल खड़े करता है। सवाल बना हुआ है कि ये शव कहां से आई है। वहीं इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक घाट के किनारे एक नाविक को कुछ लोगों ने गंगा में शवों को बहाते देखा, जिस पर नाविक का कहना है कि उनके पुलिसकर्मियों के कहने पर अपनी नाव से 6 शवों को बांधकर गंगा में बहाने का काम किया है। अब खबर नालंदा के हिलसा के भगतपुर गांव की है, जहां नाली के विवाद को लेकर फायरिंग करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि 8 मई को नाली विवाद को लेकर दिनेश प्रसाद और तपेश्वर प्रसाद के बीच विवाद हुआ था। घटना में दोनों के बीच में फायरिंग करने का मामला सामने आया है। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। इधर वीडियो वायरल होते ही पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। बिहार में लॉकडाउन के बीच अपराधी आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। खबर समस्तीपुर से है, जहां अज्ञात अपराधियों ने पावर स्टेशन में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और पावर स्टेशन के 2 कर्मियों को हिरासत में ले लिया है। फिलहाल हत्या क्यों की गई है, इसका खुलासा अभी नहीं हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
सीमा सुरक्षा बल हजारीबाग मेरू कैंप के लोगों ने हजारीबाग के सदर अस्पताल में स्टॉल लगाकर भर्ती मरीज के परिजनों को खाना बांटा है। आपको बता दें कि सीमा सुरक्षा बल के पदाधिकारी रवि गांधी को सूचना मिली थी कि सदर अस्पताल में मरीजों के परिजनों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसको देखते हुए उन्होंने अपने सैनिकों को खाना सामग्री के साथ अस्पताल भेजा और यह नेक काम किया है। और इसी को लेकर सीमा सुरक्षा बल के मेरू कैंप के पदाधिकारी ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल लोगों की सेवा में आगे भी तैयार है। बीएसएफ हमेशा से देश के सामने किसी भी विपरीत परिस्थिति में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। अब तो पता है कि पूरा देश कोरोना वायरस महामारी से जूझ रहा है। यहाँ पे जो भी पेशेंट कोविड वार्ड में भर्ती है या किसी भी चीज़ से भर्ती है, उनके परिवारजनों के लिए एक मुश्किल घड़ी है। हमारे CCNF के BSF IGP रवि गांधी के नेतृत्व में और उनके निर्देश से हमें ऐसा महसूस हुआ था, सूचना मिली थी कि लोग कई समस्याओं से गुजर रहे हैं। हमने छोटी सी कोशिश की है लोगों की मदद करने, कुछ कामयाबी के दौरान। मोतिहारी के जिलाधिकारी ने रेड कार्स में ग्रेट के पास संचालित सामुदायिक रसोई का निरीक्षण किया है और खाने की गुणवत्ता की जांच की है, जिसके बाद जिलाधिकारी ने बताया कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने लॉकडाउन लगाया है, जिसमें रसोई चलाकर असहाय लोगों की मदद की जा रही है और निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की जा रही है। सर, यहाँ पे कम्युनिटी किचन चलाया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि रेड क्रॉस का ये बिल्डिंग है और यहाँ से मात्र जो है 100 मीटर पे सदर अस्पताल है और वहाँ पे जो हमारा DCHC के लोग आते हैं, उनके रिलेटिव्स रहते हैं, उनके लिए ये लाभ है। साथ ही में जो ठेला वेंडर्स है, रिक्शा वाले हैं या ऐसे लोग जिनको खाना नहीं मिला है या रोजी रोटी उनकी नहीं है, तो यहाँ पे आके गर्म खाना 24/7 हम यहाँ पे ये फैसिलिटी रखेंगे। और इसके साथ साथ शहर में अन्य जगह पे भी, छतौनी बस स्टैंड पे भी ये व्यवस्था की गई है और क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई पदाधिकारी जो है इसमें टेस्ट भी खाना करेगा ताकि गुणवत्ता बरकरार रखे और जो लोग हम घर में खाते हैं उसी तरीके का खाना जो है मोतिहारी के ऐसे लोग जो गरीब तबके के हैं उनको मिले। बिहार में लॉकडाउन को लेकर नहीं तो प्रशासन सजग है और नहीं तो जनता की ओर कोई सहयोग देखने को मिल रहा है। लाचार प्रशासनिक व्यवस्था में मोकामा शहर में लॉकडाउन का उद्देश्य को ही उल्टी कर रखा है और उलट कर रखा है। 2 गज की दूरी और मास्क की अनिवार्यता केवल खाना पूर्ति के लिए है। वास्तविकता की बात करें तो मास्क और सामाजिक दूरी का पालन कोई नहीं करता। खासकर सुबह में मोकामा बाजार में कोरोना गाइडलाइन और लॉकडाउन का पालन नहीं हो रहा है। शहर के गौशाला मार्ग और मुख्य रोड पर भीड़ भाड़ देखी जा रही है और भीड़ का आलम यह है कि गौशाला मार्ग पर घंटों जाम लगा रहता है, मगर इसे देखने वाला कोई नहीं है। खरीदार और विक्रेता और किसानों की यह भीड़ मोकामा शहर में आम दिनों की तरह उमड़ रही है और वही सरकार की लॉकडाउन का प्लान फेल होता हुआ नजर आ रहा है। अब खबर दुमका से है, जहां किसानों की मेहनत पर पानी फेरने के लिए बालू माफिया बालू खनन कर रहे हैं और फिर उन्हें बेच रहे हैं, जिसके किसानों के सामने फसल पलटवन और की समस्या खड़ी हो गई है। जिसके बाद खेतों में लगी फसल को बचाने के लिए ग्रामीणों ने बालू माफियाओं से बालू खनन नहीं करने का आग्रह भी किया है, लेकिन किसानों के आग्रह का माफियाओं पर कोई असर नहीं पड़ा और बालू माफिया खनन करते रहे। इसी से परेशान होकर ग्रामीणों ने उपायुक्त के नाम पर एक आवेदन दिया है और बालू माफियाओं पर नकेल कसने की मांग की है। सूचना मिली थी मंडल पदाधिकारी महोदय से, उसके बाद मिला है तो हम थाना प्रभारी के साथ एक्चुअली मूव किए, लेकिन जाने के बाद फिर जो ट्रक बताया गया था तो
शायद किसी तरह से सूचना हम लोगों को मुक्त करने की सूचना लीक हो गया हो कि हम गए तो वहाँ पर नहीं पाए। बालू जो उठाव हो रहा है उसमें कार्रवाई होनी चाहिए ताकि अब किसान का पानी बचे। क्या मतलब करने वाला, ऐसा करने वाले उस पर बिराजपुर का लोग। अब खबर मोतिहारी से है, जहां एक युवक की गला दबाकर हत्या कर दी गई है। और आपको बता दें कि युवक एक फैक्ट्री में काम करता था और सुबह शाम खाना खाने का घर जाता था, जिसका शव आज सड़क किनारे पड़ा मिला। वहीं अब राहगीर की नजर मृतक के शव पर पड़ी तो राहगीर ने मामले की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। फिलहाल हत्या क्यों की गई है और यह कहना मुश्किल है और हत्यारा फरार है, जिसकी तलाश में जुटी है पुलिस। मोतिहारी की यह खबर, जहां पर एक युवक की गला दबाकर हत्या कर दी गई। और आपको बता दें कि युवक एक फैक्ट्री में काम करता था और सुबह शाम खाना खाने के लिए अपने घर आता था, जिसका शव आज सड़क किनारे पड़ा मिला है। वहीं परिजनों का कहना है कि राहगीर की नजर मृतक के शव पर पड़ी तो फिर उनकी जानकारी दी गई, जिसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। चलिए, बिहार झारखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। साधना प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।